कि मंदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र सत्यज और आप सुन रहे थे 19वीं सदी की सुप्रसिद्ध कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियाँ, जिनको रचा था आदरणीय स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो आज हम बात करेंगे बच्चन जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और उनके द्वारा रचित एक और कृति आत्म परिचय की, जो कक्षा 12वीं का पहला पाठ भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के कुछ बिंदुओं पर। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के आगरा के प्रतापगढ़ के छोटे से गांव में हुआ था और उनका निधन 18 जनवरी 2003 को। अपने इस बीच के जीवन काल में उन्होंने हजारों कृतियाँ लिखी, लेकिन मधुशाला उनकी एक वो कृति थी जो हरिवंश राय बच्चन जी की पहचान बन के रह गई। बच्चन जी 19वीं सदी के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि थे। बच्चन जी की अनेकों कविताओं, उनके लेखन, उनकी हिंदी की समझ, साहित्य के प्रति प्रेम, इन सब की वजह से पूरे दुनिया, पूरे समाज के साथ साथ भारत सरकार ने भी उनको समय समय पर सम्मान दिया। भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में बच्चन जी को हिंदी विशेषज्ञ के रूप में रखा गया। सन 1968 में भारत सरकार ने हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया। उसके बाद 1976 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। ये तो महज कुछ सम्मान है। जो सम्मान हिंदी साहित्य को समझ रखने वाले बच्चन जी को देते हैं, उस सम्मान की कोई कीमत नहीं। मैं और मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग उनमें से एक हैं। उनकी प्रमुख कृति तो मधुशाला ही थी, लेकिन मधुशाला के साथ साथ में मधुशाला से मिलती जुलती एक दो कृति हैं जो आपको याद रह सकती हैं। जैसे मधुशाला से मिलती जुलती है मधुबाला, मधुकलश। यदि उनकी रचनाओं के बारे में बात पूछी जाती है तो आपको आसानी से याद रहेगा कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, और एक आपकी 12th यानी 12वीं कक्षा का पहला पाठ है आत्म परिचय। तो ये 4 कृतियाँ बच्चों को याद रखने के लिए काफ़ी। 2 रचनाएं पूछी जाती हैं तो आपके लिए 4 हो जाएंगी। जन्म 27 नवंबर 1907, निधन 18 जनवरी 2003। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के भावपक्ष और कलापक्ष की। तो भावपक्ष और कलापक्ष बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हर एक कवि या लेखक का साहित्य में स्थान होता है। तो इसके पहले जो मैंने आपको सम्मान गिनाए थे, वो यदि साहित्य में स्थान पूछा जाता है पेपर में, तो वो सारे सम्मान, सारी बातें वहाँ लिख सकते थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे साहित्य में स्थान यदि पूछा जाए तो कहा जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्हें भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी रखा। उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया। उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया। ये कुछ बातें हैं जो साहित्य में स्थान में लिखी जा सकती हैं, और उनका स्थान कभी कोई भर पाएगा ये तो बिल्कुल कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आदि अनादि काल तक हरिवंश राय बच्चन जी एक ध्रुव तारे की तरह साहित्य में अपना स्थान बनाए रखेंगे। अब बात करते हैं भावपक्ष और कलापक्ष की। भावपक्ष को समझना है तो मधुशाला की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाइए और वहाँ से आप देखिए कि वो किस भाव से अपनी कविताओं को लिखते थे। मधुशाला को जब मैंने पढ़ा, या दुनिया कोई भी पढ़ती है, तो पढ़ने वाले लोग समझते हैं कि मधुशाला में
जीवन को मधु कलश माना गया है और दुनिया को माना गया है मधुशाला। कल्पना को साकी और कविता को प्याला माना गया है। सामान्य लोग जब इस कविता को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है मदिरा मीन्स शराब, मदिरालय, मधुशाला, इस सब चीज़ की बात की गई है। जबकि हकीकत ये है कि मधुशाला को एक उद्देश्य मान करके मधुशाला को आप एक ऐसे ही मधुशाला के बहाने, या यूँ कह सकते हैं कि मधुशाला के बहाने उन्होंने पूरे जीवन की यात्रा की है। मधुशाला बहुत बड़ी कृति है जिसमें जीवन के हर एक पहलू का वर्णन है, लेकिन शब्द इतने मधुशाला से मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग है, लेकिन उसके अर्थ अलग निकलते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि हरिवंशराय बच्चन जी रहस्यवादी कवि थे। वो सामान्य बातों में बहुत गूढ़ बातें कहते थे। तो अपन कह सकते हैं कि उनकी भाव में रहस्यवाद सबसे ज़्यादा झलकता है। फिर बात करते हैं कला पक्ष की। कला पक्ष की बात करें तो बहुत सहज भाषी, सरल भाषी, समझने योग्य भाषाएं, भावानुकूल भाषी। भावानुकूल का मतलब जिस भाव में जिस भाषा की जिस शब्द की ज़रूरत पड़ती है ऐसे शब्दों का उपयोग उन्होंने समय समय पर किया है। कभी कभी जैसे आत्मपरिचय की बात करते हैं, आत्मपरिचय में विरोधाभासी युक्ति आपको मिलेगी। आत्मपरिचय में एक शब्द आता है मार प्यार। मार प्यार, मार का मतलब होता है संसार की मार, संसार का भार, और प्यार मतलब मोहब्बत। यानी वो जिस तरीके से एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ये विरोधाभासी युक्ति है। तो ये कुछ ही कवियों के साथ मिलती है, जैसे सुख और दुख को एक ही लाइन में वर्णित करेंगे और दोनों को संभाल लेते हैं। तो ये विरोधाभासी युक्ति उनके कला का एक मूल भाव थी, कि मूल कला थी। आत्म प्रकाशन शैली का उदाहरण यदि देखना हो तो आप उनकी जो अभी आपके सामने पढ़ाई जाएगी, सुनाई जाएगी, आत्मपरिचय पढ़िए। आत्मपरिचय पूरी तरह से यदि मैं कहूँ तो आत्म प्रकाशन शैली की एक सटीक उदाहरण बैठती है। ठीक, अलंकार समय समय पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो सारे अलंकारों पर उन्होंने काम किया। रस किसी व्यक्तिगत एक रस के होकर नहीं रहे, सारे रसों पर हरिवंशराय बच्चन जी की कमांड थी, सारे रसों पर उन्होंने कविताएं लिखी। तो ये तो महज कुछ बातें हैं जो हरिवंशराय बच्चन जी के बारे में मैंने आपको बताई, जो आपको उनके बारे में, उनके जीवन परिचय को याद रखने में सहायता देंगी। हम अब इसके आगे बात करेंगे हरिवंशराय बच्चन जी के द्वारा रचित आत्मपरिचय। ठीक, तो पहला हिस्सा ये आपके पास पहुंच रहा है जिसमें हरिवंशराय बच्चन जी को थोड़ा सा ही कुछ हद तक परिभाषित करने की कोशिश की है। सुनिए, ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, और एक दो बार और सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही जीवन परिचय बहुत सिंपल तरीके से आप तक पहुँचाऊँ और उनकी कृतियों को एक अलग ढंग से आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू।